नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आप जानते हैं पब्लिक फाइनेंस जो कि एक विभाग होता है इकोनॉमिक्स का, उसकी क्लासेस शुरू कर दिए हैं। ठीक है, हम लोग शुरू कर दिए हैं क्योंकि आप जानते हैं राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस को एक एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और एक बात मैं बता दूं, हिंदी के साथ साथ अब हमने इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया है, तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बात चलती रहेगी। आज की क्लास लास्ट क्लास है पहले चैप्टर की। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी महत्व क्या होता है राजस्व का, लोक वित्त का, या फिर आप कह सकते हैं रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन नेशनल इकोनॉमी या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, या जो अंडर डेवलप्ड हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखती है पब्लिक फाइनेंस। देखिए, डाल्टन ने लिखा भी है कि राजस्व सरकार द्वारा समाज की अधिकतम सुख सुविधाओं का शास्त्र है। वर्तमान समय में भारत जैसे विकासशील देश और जो अल्प विकसित देश हैं, चाड, बुरुंडी जैसे देश हो गए या फिर भारत जैसे देश हो गए, इनके लिए पब्लिक फाइनेंस की एक जो प्लानिंग होती है, जो राजस्व यानी जो लोक वित्त है, वो बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जो भी इसको अच्छे से हैंडल करता है वो देश बहुत ही बूम करता है, बहुत ही आगे बढ़ता है। महत्व में सबसे पहला महत्व है बढ़ते हुए कार्यों की पूर्ति में सहायक। आप जानते हैं सरकारों के जो कार्य हैं आजकल, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गई, ये बूम कर रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो इनके काम के लिए वित्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पब्लिक फाइनेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, रोल है इनका। सेकंड है इकोनॉमिक प्लानिंग में, यानी आर्थिक नियोजन में। तो एक बात आप समझ लीजिए, आज का जो युग है, एरा है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग का है। हर देश अच्छे से अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग करने में लगा हुआ है, करने की कोशिश कर रहा है। प्रत्येक देश संतुलित और तीव्र विकास की ओर बढ़ना चाहता है और बढ़ भी रहा है। इस बीच अगर एक भी गलती हुई तो समझ लीजिए वो देश कितना घाटा उठा सकता है। इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? आर्थिक जो आप निर्णय ले रहे हैं ना, उसको प्लानिंग के साथ करें। कोई भी पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं, कोई भी पुल बनाने जा रहे हैं, तो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए। ठीक है, पहले से आइडिया क्लियर होना चाहिए। अगला है आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमताओं को कम करने में सहायता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। कई सारे लोग बहुत अमीर हैं, कई सारे लोग बहुत गरीब हैं। तो सरकार इससे क्या कर सकती है? अच्छी प्लानिंग बना करके जो राजस्व है, वित्त है, वो क्या कर सकती है? सरकार जो धनी व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ले सकती है और जो गरीब हैं उनके बीच में पॉलिसीज़ निकाल करके या उनको ज़्यादा आर्थिक मदद कर सकती है। इससे असमानताएं भी दूर होंगी। अगला है पूंजी निर्माण में सहायक। ठीक है, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसमें भी विकासशील देशों में आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समस्या जो होती है वो पूंजी निर्माण की धीमी गति रहती है। ठीक है, तो ये जो देश हैं, ये अगर इनके पास अच्छा खासा राजस्व वित्त की प्लानिंग है ना, तो अच्छे से कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन देशों में आय और फलस्वरूप बचत का जो स्तर होता है वो नीचा रहता है, जो अल्प विकसित या विकासशील देश रहते हैं। तो इनको क्या चाहिए? ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए टैक्सेशन का, जिससे क्या हो सके, अच्छा खासा पैसा आप कह सकते हैं बचा करके बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको स्थापित करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। जिससे होगा क्या, उनकी जब आय बढ़ेगी तो वो बचत भी करेंगे, और जिससे बचत करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इस दृष्टि से भी राजस्व का जो विशिष्ट है महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे की जाए? जो कर प्रणाली है, कर प्रणाली इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे जो हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, संसाधन हैं, उससे हम अधिक से अधिक लाभ कमा पाएं, बचत कर सकें। ठीक है, उसके बाद इनको इन्वेस्ट किया जाए, विनियोग किया जाए, निवेश किया जाए। ठीक है, जिससे रोजगार में वृद्धि हो गई और साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि हो गई। और सरकार को चाहिए जो वो सार्वजनिक व्यय कर रही है या सार्वजनिक जो ऋण ले रही है, इन दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कार्यों में लगाना चाहिए, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा, और जहाँ पर प्रोडक्शन होगा फिर क्या होगा, लोगों को हायर किया जाएगा, काम दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला है रोजगार में वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार टैक्सेशन वाला सिस्टम अच्छी तरीके से लागू करती है तो क्या होगा, उसके पास कलेक्शन अच्छा आता है, तो उस कलेक्शन में वो क्या कर सकती है, नई नई पॉलिसीज, उद्योग स्थापित कर सकती है, जिससे रोजगार में वृद्धि हो गई। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जो व्यय होता है उसके माध्यम से ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा जिसमें अधिकांश व्यक्तियों को रोजगार मिले, यानी अधिकांश लोगों का उसमें काम हो। जब काम होगा तो उनको पेमेंट भी किया जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद है राजनीतिक क्षेत्र में महत्व, यानी इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसमें बहुत महत्व रखता है, ये आप जानते हैं। इसमें 2-4 पॉइंट जरूर लिखिएगा। अगला है सामाजिक क्षेत्र में महत्व, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स।
तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा खेल खेल सकती है राजस्व के द्वारा, ठीक है। और समाज में अगर अच्छा काम करेगी तो सामाजिक क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण अगर उपलब्धियां हासिल करवाएगी या फिर जो पॉलिसीज हैं उसको लागू करवाएगी तो समाज भी उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम कंपैरिजन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलरिटीज देखते हैं, यानी जो सार्वजनिक वित्त होता है और जो निजी वित्त होता है, इसमें सिमिलरिटीज क्या होती हैं, समानताएं क्या हैं। सबसे पहला सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए, जो निजी वित्त होता है उसके थ्रू क्या करता है, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करता है। लेकिन जो सार्वजनिक वित्त होता है, जो सरकार के पास होता है, वो पूरे समाज की संतुष्टि चाहता है, सार्वजनिक लाभ पहुंचाता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आपको याद आ रहा होगा पब्लिक फाइनेंस में। अगला है एफर्ट्स ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जो एक इंडिविजुअल होता है वो समसीमांत उपयोगिता नियम जो होता है ना, उसका यूज करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। और वही जो सरकार होती है वो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो कल्याण का सिद्धांत है ना, उसके आधार पर पूरे ही समाज को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। फिर उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रोडक्ट, यानी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही वित्तीय क्रियाओं से बचत, पूंजी, संचय और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट इत्यादि क्रियाओं को जन्म देती हैं, ठीक है। दोनों ही क्षेत्र, ठीक है, चाहे आप निजी वाले हो या सरकार के पास जो वित्त होता है वो सब, ठीक है। जिससे होता क्या है, उत्पादन देश का बढ़ता है, विनियोग इन्वेस्टमेंट होता है, कंजम्पशन बढ़ता है, ये क्रियाएं अच्छे से चलती हैं और इससे राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान मिलता है, तो नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है, तो नेशनल जो इनकम होती है वो भी बढ़ जाती है। ये तो हमने समानताएं की बात करा क्योंकि दोनों लोग ये समानताएं दिखाई गई थी। अब हम असमानताएं देखते हैं, डिससिमिलरिटीज या फिर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। सबसे पहला है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका बेसिक मतलब यही है कि जो एक निजी इकाई होता है, जैसे आप या मैं, एक व्यक्ति, वो अपनी आय के अनुसार व्यय करता है, ठीक है। अपने व्यय के अनुसार आय नहीं कमाता, जितनी आय होगी उसी के अनुसार व्यय करता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार लोन भी ले सकती है और बहुत भारी मात्रा में लोन लेती है, जबकि सरकार व्ययों को देखकर आय की व्यवस्था करती है कि भैया हमारे इतने इतने खर्चे हैं, चलो अब बजट बढ़ाओ भैया, रेवेन्यू कलेक्ट करो, ये सारी व्यवस्था करती है। बट इंडिविजुअल के केस में ऐसा नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आएगी, ये अंतर होता है। दूसरा है प्रिंसिपल और मोटिव ऑफ फाइनेंस। एक बात अब ये समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। जो निजी वित्त है वो विपणन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी मार्केट प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक रैशनैलिटी पर काम करता है। वही जो लोक वित्त होता है, सरकार वाला जो सार्वजनिक लोक वित्त राजस्व होता है, वो बजट सिद्धांत पर यानी बजट प्रिंसिपल पर काम करता है। अब विपणन सिद्धांत क्या है समझिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ मार्केट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक रैशनैलिटी। तो विपणन सिद्धांत का मतलब होता है लाभ का उद्देश्य और आर्थिक विवेक के सिद्धांत का ये मतलब हुआ कि ऐसे कार्यों पर व्यय करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक हो। तो ये कौन सोचता है, एक इंडिविजुअल सोचता है, हम जैसे लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर ये सिद्धांत लागू होता है। जबकि इसके विपरीत जो सरकार होती है वो बजट सिद्धांत को अप्लाई करती है, बजट प्रिंसिपल को अप्लाई करती है, और इसमें वो सामान्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्य करती है, केवल अपने लिए काम नहीं करती है, ठीक है। मार्केट प्रिंसिपल कहता है कि अपने लिए भैया काम करो, ठीक है, और ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाओ जहां से तुम्हें लाभ प्राप्त हो रहा हो। लेकिन सरकार पूरे समाज के लिए करती है, समाज को पूरे लाभ हो। ये बात समझ में आ रही है। अगला है पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी और परचेजिंग पावर। इसका बेसिक मतलब है कि जो एक निजी इकाई होती है, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग मुद्रा के सृजन का अधिकार नहीं रखते हैं, हम, ठीक है, हम लोग मुद्रा का सृजन नहीं कर सकते हैं। जबकि सरकार वित्त व्यवस्था में मुद्रा सृजन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है सरकार की वित्त व्यवस्था में, ठीक है, उसका एक साधन होता है, वो क्रिएशन करता है। पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी या फिर परचेजिंग पावर किसके पास होता है, इंडिविजुअल के पास नहीं होता है, सरकार के पास होता है, ठीक है, उसका एक हिस्सा होता है लोक वित्त का। अगला है नेचर एंड पीरियड ऑफ बजट। तो जो इंडिविजुअल यानी आप और हम जो बजट बनाते हैं वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत कम अमाउंट का होता है, लेकिन जो सरकार बनाती है वो बहुत ही लंबे समय का होता है और बहुत ही बड़े अमाउंट का होता है, लाख करोड़ में जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। अगला है सीक्रेसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसका बेसिकली मतलब है जो इंडिविजुअल यानी आप और मैं, जो निजी वित्त होता है ना, उसमें सीक्रेसी ज़्यादा होती है, लेकिन सरकार का जो बजट होता है, वो जो उसकी जो वित्त व्यवस्था होती है, उसमें सीक्रेसी नहीं होती। उसको पूरे समाज को सार्वजनिक करना पड़ता है कि भैया ये देखो, ये बजट है, यहाँ खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपने ही हमें पैसा दिया है टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, फीस के रूप में, पेनल्टी के रूप में, तो भैया यहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसको हिसाब किताब देना पड़ता है। तो वो उसकी सीक्रेसी नहीं होती है, हम लोगों की सीक्रेसी होती है। लास्ट में आप
अनिवार्यता का तत्व यानी एलिमेंट ऑफ कंपल्शन। देखिए हम लोग आय कैसे प्राप्त करते हैं? काम करके, मतलब काम करना पड़ेगा, किसी से हम जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग तभी आय प्राप्त कर सकते हैं जब किसी से काम करवाएंगे। लेकिन जो सरकार होती है वो बल प्रयोग करके आपसे टैक्स के रूप में, गैर कर के रूप में पैसे वसूल कर सकती है, तो ये उसके ऊपर अधिकार होता है। तो हमने आज देखा सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज क्या होती हैं पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में, और साथ ही साथ हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है।